वेलकम। जेपीएससी मुख्य परीक्षा का छठा पेपर, अंतिम पेपर जो है उसका दूसरा खंड, जिसमें कि आपको जीव विज्ञान के विषय में रखे गए हैं और उसमें से एक आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको दिया है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पढ़ने को, इस न्यूक्लिक एसिड में आपको जो पढ़ने को दिया है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन जिसे आप कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अनुवादन। ओके, देखिए इसमें ये जो आपका डीएनए की संरचना है, तो इसके पहले हमको न्यूक्लिक एसिड को समझ लेना चाहिए। और न्यूक्लिक एसिड ये सभी इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं। ओके, तो ये हम न्यूक्लिक एसिड में दो को देखते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वन बाय वन दोनों को देखेंगे। और ये रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना, इसका अर्थ हुआ कि डीएनए टू डीएनए, डीएनए अपने दूसरे स्ट्रैंड को कैसे बनाता है, डीएनए से डीएनए बनाना, दैट इज रेप्लिकेशन। ओके, और आरएनए जो होता है, तो आरएनए का निर्माण भी डीएनए से ही होता है। तो डीएनए जब आरएनए में का निर्माण करे तो इस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि mRNA, rRNA, rRNA, tRNA। ओके, तो ये सभी जो हैं ये सभी डीएनए से ही निकले हुए हैं। तो ये डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया जो थी वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाई। और ट्रांसलेशन का तात्पर्य हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि डीएनए में जो चीज़ें हैं, जो उसके कूट हैं, कोड हैं, वे कोड एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड के रूप में, ट्रिपलेट कोड के रूप में आए और ये ट्रिपलेट कोड डिकोड होकर एक खास एमिनो एसिड को पकड़ कर लाया, जिससे कि प्रोटीन की लंबी कड़ी बनी, यानी कि प्रोटीन एक लॉन्ग चेन किसका, एमिनो एसिड का। ओके, ये सभी अलग अलग सवाल होंगे आपके। इसके साथ जो टॉपिक और इसमें दिया है, आपको जिस टॉपिक पर ले चल रहे हैं वह है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना क्या होती है, जस्ट देखिए। डीएनए की संरचना न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियस के भीतर पाए जाने वाले एसिड में आरएनए और डीएनए दो ही प्रकार की एसिड थे। इसमें से डीएनए, बेसिक डिफरेंस मैं कह दूं पहले संरचना में, डीएनए इसका फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन आप जान लें ये केवल न्यूक्लियस में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। ठीक है, ओके। डीऑक्सी, नो ऑक्सीजन, समझिए बाबू इस चीज को। अगर वर्ड को तोड़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि डीऑक्सी का अर्थ हुआ, डी का मतलब नो, ऑक्सी का अर्थ ऑक्सीजन, तो नो ऑक्सीजन। राइबो, इसको भी जरा तोड़ के देख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ राइबोज शुगर। ओके, अगर हम इतना समझ गए, इन तीन शब्दों को पकड़ लिया, तो मोटे तौर पर आप कहिए कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसे हमने पकड़ लिया। ओके, नाउ कम टू, और वही अगर आरएनए होता, जस्ट वन लाइन, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो अब इस डीऑक्सीराइबो को हम यह देखें कि इसकी जो संरचना है वो डबल हेलिकल है। हेलिक्स मतलब कुंडल।
दो कुंडल की रचना है। दो कुंडल जो रचना इसकी ऐसे बनेगी, ये ओके। आप इसे बेहतर ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। एग्जाम में जब ड्रा करेंगे तो ये देखिए ऐसे करेंगे। फोल्ड दिखाने के लिए ये सही तरीका ऐसे होगा, ओके। यहाँ लाकर हमने मोड़ दिया, फिर यहाँ, तो ये लग रहा है कि जस्ट यहाँ पे फोल्ड हुआ है, कोई लड़ी है जो फोल्ड हुई है। रिबन लंबा लंबा आप जब फोल्ड करते हैं तो ये हमने शॉर्ट में से ऐसे दिखा दिया, ओके। इसके बीच में ये देखिए, ये है ना, फिर हमने ऐसे किया तो इस पे यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ से जब ऐसे लाए तो ये फोल्डिंग दिखनी चाहिए। इसके बीच में ए टी सी टी जी ए, और पैरेलली हम लोग ये बॉन्डिंग देकर ए की जगह टी, टी की जगह ए, सी की जगह जी, टी की जगह ए, इस तरह से सो ऑन दिखलाते हैं, ठीक है। तो इस डबल हेलिकल मॉडल को, ये जो दो कुंडलीय इसकी संरचना है, इसे इंट्रोड्यूस किया था वाटसन एंड क्रिक ने। क्रिक साहब और वाटसन साहब ने इसे हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, इसमें दुनिया के सामने लाया कि डीएनए की संरचना यही होती है। और डीएनए की यह संरचना जो है, इसमें भाग लेने वाले कंपोनेंट्स क्या हैं, डीएनए किन तत्वों के मेल से बना है, तो इसमें भाग लेने वाले तीन ही तत्व हैं, तीन ही पदार्थ, कहिए तत्व नहीं, तीन ही पदार्थ हैं। एक है शुगर, एक है फॉस्फेट, एक है नाइट्रोजनी क्षार, ओके। इसमें कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट इसके ये तीन हैं। एक है शुगर, दूसरा है हमने कहा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेसिस, और तीसरा हमने कहा फॉस्फेट, ओके, फॉस्फेट। अब मैं कहूं कि ये तीन कंपोनेंट के कारण शुगर जो है, हमने इसे डीऑक्सी और ऑक्सी में बांटा, ओके। हमने कहा इसका शुगर जो होता है वो पेंटोज होता है। आप जो लोग इससे से बहुत ज़्यादा परिचित ना हो कि पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज क्या होता है, तो आप केवल यह जाने कि पेंटोज शुगर है। जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं वो जान रहे होंगे कि ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज है, यानी कि कार्बन एटम इसमें, इस शुगर में 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे है, पांचवा यहाँ पे है, ओके। तो 1 2 3, एक ऐसे बनाइए आप इसे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का बना हुआ एक शुगर है पेंटोज, ओके। ये पेंटोज शुगर जो है, इसकी काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे मैं यहां से क्यों ना शुरू करूं, तो उसका जवाब आपको बाद में मिल जाएगा। अगर ये फर्स्ट कार्बन हम ले रहे हैं तो दिस फर्स्ट सेकेंड कार्बन डजंट हैव ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहां पे नहीं होगा। अगर ये ऑक्सीजन मौजूद है तो हम इसे ऑक्सीराइबो कहेंगे, और ऑक्सीराइबो जैसे हुआ ये आरएनए में चले जाएंगे हम, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा, शुगर जो है पेंटोज है, और सेकेंड कार्बन एटम डजंट हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उस पर OH ग्रुप में नहीं है, क्लियर। नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं ये इसके 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। पहला प्रकार क्या है इसका, वो कहलाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एंड फोर्थ वन इज थाइमिन, ओके। आरएनए में भी यही बातें लिखेंगे, वहां थाइमिन की जगह केवल यूरासिल लिखेंगे, बाकी 3 कॉमन रहेगा, क्लियर। ये चीजें जब आप जान गए कि कंपोनेंट में ये बातें हैं, अब देखिए होता क्या है, 2 वर्ड हमारे सामने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स
और एक वर्ड है न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? जब ये पेंटोज शुगर जो हमारा है, इसे हम शॉर्ट में यहां देखें, ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ गया। नाइट्रोजन क्षार को हमने कहां पे लिया है? पहले कार्बन पे। पहले कार्बन पे नाइट्रोजन क्षार को लिया और हमने इसे जोड़ा। ये जुड़ने के बाद जो बना ये कहलाया न्यूक्लियोसाइड। याद रखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में देखिए, फिर मैं ये बना रहा हूं, यहां पर नाइट्रोजनी क्षार है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ कार्बन है। ओके, अब इसके पांचवें एटम पर, फिफ्थ सी पर या थर्ड सी पर मैं पी जोड़ दूं, फॉस्फेट, तो इसका नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? यहां तक समराइज कर लीजिए कि डीएनए में तीन चीजें हैं। एक है आपका शुगर जो पेंटोस और डीऑक्सीराइबो है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज एक साथ अगर पढ़ें तो, यानी कि सेकेंड कार्बन एटम डजंट हैव एनी ऑक्सीजन। दूसरी चीज हमने कही नाइट्रोजन, जो चार प्रकार के क्षार हैं, ये दो ग्रुपों में हैं, प्यूरिन एंड पैरिमिडिन में, ठीक है। और तीसरी चीज थी फॉस्फेट। हमने कहा दो शब्द हमें याद रखने थे, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोसाइड जो है एसोसिएशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन, और इसी न्यूक्लियोसाइड में जब जुड़ गया ये फॉस्फेट, तब ये कहलाया न्यूक्लियोटाइड। तो जो चीज हमने ऊपर लिखी है, अगर हम ऐसे कह दें शुगर प्लस, बिल्कुल याद रखने के लिए, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू, तो ये हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तब इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? यहां तक हम समझ गए कि इसमें तीन चीजें थी जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बने, और न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेस ऑफ डीएनए। कैसे? देखिए, अब इसे आप यूं देखें, और एक चीज और गौर करेंगे जिसका महत्व आपके रेप्लिकेशन वगैरह में है, जहां पर 3-5 वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि यह एक पेंटोज शुगर है, इसमें यहां पर ये नाइट्रोजनी क्षार है, मान लीजिए यह थाइमीन है, और ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। यहां पे एक फॉस्फेट हमने जोड़ा, न्यूक्लियोटाइड तैयार। दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो तैयार होगा, ठीक है, इसे भी हम इसी तरह से देखें। ये देखिए, एक क्षार यहां पे है, ये थर्ड कार्बन है, इसके थर्ड पर जो फॉस्फेट है वो इसके फिफ्थ से जुड़ गया, लड़ी बनेगी, ऐसे चेन बनेगा यह। फिर ये एंड सो ऑन, आप चलते चले जाइए। मैं 4 का ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं, समझाने में हमें आसानी होगी। ये थर्ड इसका ये जो था, इस पर जो फॉस्फेट है ये इसके फिफ्थ से जुड़ा हुआ है, इसका थर्ड इसके फिफ्थ से जुड़ा हुआ है, इसका थर्ड हमने ओपन छोड़ा, इसका फिफ्थ हमने ओपन छोड़ा। ये थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। ओके, ये एक लड़ी बनी, अभी जो हमने बनाया था ना, न्यो। अगर इन दोनों को हम अलग करके देखें तो ऐसे, वही एक लड़ी ये है। दूसरी लड़ी जो इससे लिपटी हुई थी, कुंडल जो दूसरा लिपटा हुआ है, उसे अब हम इधर से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए,
ओके, पी 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 फॉस्फेट। क्लियर? अब आप यहां पे देखें ये सही है या गलत है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो सही दिखेगा। यह गलत है। क्यों गलत है? मैंने जानबूझकर इसे क्यों ऐसे बनाया? क्योंकि डबल हेलिक्स दिखाने में लोग ऐसे बनाते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ। ओके, क्लियर? लेकिन डीएनए के लिए होता क्या है, ये दोनों इसकी जो लड़ियां हैं वो एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ बाबू? इसका ये देखिए, ये पांचवा है ना, इसको हम 5 डैश इंड कह रहे हैं। नीचे 3 है ना, इसको 3 डैश इंड कह रहे हैं। ये 5 डैश इंड, 3 डैश इंड। तो दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो है इसका, ये एंटी पैरेलल। अगर ये भी, ये 5 डैश है, ये भी यहां पांचवा कार्बन वाला रहे तो ये पैरेलल कहेंगे हम। लेकिन यहां पे होना है 3 डैश, एंटी पैरेलल होता है। इसीलिए मैं जानबूझकर इसे शुगर को इस तरह से बनाया। देखिए यहां पर भी 5 आएगा, यहां पे 3 आएगा। अगर ये 1 है, क्योंकि नाइट्रोजन को 1 पे जोड़ना था, तो 1 2 3, तो देखिए 3 3, ये पैरेलल हो गया। ये नहीं होगा, इट्स रॉन्ग। क्या करेंगे? देखिए अब यहां पे जो हम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, पांचवा यहां आ गया। 5 डैश इधर, तो इधर 3 डैश होगा। इसको अब हम कह रहे हैं 3 डैश एंड। समझ में आ गई होगी ये बात कि उल्टा बनाना है हमें, सीधा नहीं। ठीक है, सीधा नहीं बनाना है हमें, चारों को उल्टा बनाना है। और जहां पर आकर ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, एक 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 एक, उसको 1 लेना है। क्लियर? और उसके बाद 2 3 2 3 4 5, इस तरीके से हमें लेना है। अब ये क्या हुआ? ये 5 डैश इंड हो गया। गौर कीजिए, ये 5 डैश इंड, ये 5 डैश इंड, ये 3 डैश, ये 5 डैश। क्लियर हुआ? तो हमने कहा कि 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड हमने एक साइड लिए हैं। चारों में ये शुगर है, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। अब इसमें हम जो भरेंगे, अगर ये दोनों एक ही कुंडल का ऐसे द्विकुंडल में, एक एक कुंडल आमने सामने का है, तो देखिए इसमें हम यहां पर लिखेंगे A, यहां पर लिखेंगे G, यहां पर लिखेंगे C, यहां पर लिखेंगे T, और ये बीच में बंधन एक बनाएंगे हम। देखिए अब आप इसमें ये कहेंगे कि सर रैंडमली ये लिखा गया। नो, ये रैंडमली लिखा हुआ नहीं है। ये जो है यह पेयरिंग है, बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग जो होती है उसमें हमेशा साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन जो है गुआनिन से जुड़ेगा और थाइमिन जो है वो एडेनिन से जुड़ेगा। और ये जो बॉन्ड हमने दिया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि साइटोसिन हमेशा पेयरिंग करेगा गुआनिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ। इनके बीच 2 बॉन्ड होंगे, इनके बीच 3 बॉन्ड होंगे। ओके, कोई दिक्कत इसको समझने में जरा सा भी नहीं हो रही है? तो मैंने ये देखा, हमने ये देखा है कि पेयरिंग है इसकी दोनों ही हेलिक्स के बीच। अब ये डबल हेलिक्स जो है, इस स्ट्रक्चर को जो हमने बनाया था, आपको हमने दिखलाया कि फोल्डेड आप कैसे बनाएंगे। मैं इस तरीके से बना रहा हूं। आपको ये याद रखना है कि इस फोल्डिंग में इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी, ये 20 एंगस्ट्रम होता है बाबू। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे भी बीपीएससी में 39 में बहुत अच्छा पीटी में एक दे दिया था, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू
सेंटीमीटर। बहुतों ने 1 एंगस्ट्रॉम देखा, 10⁻⁻10 देखा, मार दिया, जबकि ये गलत हो जाता, 10⁻⁸ होता वहां। एनीवे ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर था। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम की इसकी दूरी होती है। अब यहां से यहां तक 2 फोल्ड के बीच की ये दूरी, ये कितनी होगी? तो यह भी फिक्स है बाबू, ये फिक्स है 34 एंगस्ट्रॉम। और 2 फोल्ड के बीच ऐसे कितने पेयर होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के? तो यह भी फिक्स है, मैक्सिमम 10। 10 पेयर्स, 10 बेस पेयर्स आर देयर इन, यानी कि इन दिस फोल्ड। एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडेनिन, साइटोसिन, तो साइटोसिन है तो यहां पर 3 बॉन्ड होगा, गुआनिन होगा, एडेनिन है 2 बॉन्ड होगा, एडेनिन है 2 बॉन्ड होगा, फिर 3 बॉन्ड होगा, फिर 3 बॉन्ड होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा। अब जिसका जो, ठीक है, जोड़ीदार है, अब बिठा दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है, आप बिठाइए। एडेनिन है तो थाइमिन बिठाइए, साइटोसिन है गुआनिन बिठाइए, गुआनिन है साइटोसिन बिठाइए, एडेनिन बिठाइए, थाइमिन बिठाइए। ओके, तो अब आपसे मान लीजिए जेपीएससी 11th के आपका पीटी ये और मेन का क्वेश्चन है कि डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है ए 11 एंगस्ट्रॉम, बी 34 एंगस्ट्रॉम, सी 20 एंगस्ट्रॉम, ओके, और डी 3.4 एंगस्ट्रॉम। आंसर आपका, क्योंकि 10 पेयर है और 34 एंगस्ट्रॉम का एक फोल्ड है वो। क्लियर? तो डीएनए की संरचना में अगर हमने इतना देखा है, ठीक है, ओके, ये एक लंबी चेन होती है, डबल हेलिक्स इस तरह से लिपटे हुए हैं। जब डुप्लीकेट करेगा तो वो ऐसे अनफोल्ड होगा, ठीक है, ये ऐसे अनफोल्ड होगा डुप्लीकेशन जब करेगा, या ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उसमें भी उसकी अनफोल्डिंग होगी, और फिर वो फोल्डिंग होगी, फिर वो क्वाइलिंग होगी, रिक्वाइल हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ओके। नेक्स्ट क्लास ट्रांसक्रिप्शन, डुप्लीकेशन, आफ्टर दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन।